हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग व्यक्तित्व का मापन करेंगे। यानी कि जो हमारी जो सीरीज चल रही है सीडीपी की, इस सीरीज में जो हमने पर्सनालिटी के चैप्टर को पढ़ा है, उस पर्सनालिटी व्यक्तित्व के चैप्टर में 2 पार्ट हमने पीछे पढ़ा है। उन दोनों पार्टों को जितना अच्छे से हो सकता था हमने कवर किया। और लास्ट में जो कुछ बचा है, जैसे कि हमारा अब बच चुका है पर्सनालिटी का मेजरमेंट और पर्सनालिटी का टेस्ट किस तरह से किया जाता है, तो यही बचा है। तो इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे और जो पर्सनालिटी का हमारा पूरा चैप्टर होगा वो आज ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आपने पिछला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो को देखिए, तभी आपको व्यक्तित्व के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल पाएगी, पूरी अंडरस्टैंडिंग आपकी बन पाएगी, जिससे कि आपके जो सवाल होंगे, जो आपके क्वेश्चंस होंगे एग्ज़ाम में, उसको आप सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि इस पर आपकी तैयारी से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट हैं सबकी तैयारी पूरी कराई जाएगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा उसमें हम क्या पढ़ेंगे, उसमें हम देखेंगे कि जो पर्सनालिटी का मेजरमेंट किया जाता है। अब हमने व्यक्तित्व के बारे में सब कुछ समझ लिया है कि व्यक्तित्व क्या होता है, जितनी थ्योरीज इससे रिलेटेड थी, जितने टाइप्स इसके हो सकते थे, सब कुछ कवर कर लिया है। लास्ट में हमारा यही बचा है पर्सनालिटी का मेजरमेंट कैसे किया जाता है। तो किसी व्यक्ति की व्यक्तित्व की समझ हमें तभी पता चलेगी जब हम उसकी पर्सनालिटी को मेजर कर पाएंगे। अब मेजर करने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग पैमाना डिसाइड किया है, अलग अलग प्रकार बताए हैं कि किस तरह से पर्सनालिटी का असेसमेंट किया जाएगा, किस तरह से पर्सनालिटी का इवैल्यूएशन किया जाएगा। तो उसी को हम आज देखेंगे। अब जिसमें पर्सनालिटी का जो मेजरमेंट होता है मोटे तौर पे 3 भाग में डिवाइड करके देखते हैं। जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उतना ही हम पढ़ेंगे, ज़्यादा हम इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। हमारा टारगेट है कि एग्जाम में सवाल को सही करना है, हम इसमें ज़्यादा पीएचडी करने नहीं बैठेंगे। जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, जहाँ से सवाल पूछे जाने की संभावना है, उस चीज़ को हम डिटेल में कवर करेंगे। बाकी एक ओवरव्यू ले लेंगे हर चीज़ का। तो व्यक्तित्व के मापन में 3 विधियाँ बनाई गई हैं कि एक आत्मनिष्ठ विधि होती है जिसको सब्जेक्टिव मेथड कहते हैं, और एक ऑब्जेक्टिव मेथड होती है, और तीसरा होता है प्रक्षेपी विधि। तो आगे बढ़ने से पहले ही मैं बता दूं कि सब्जेक्टिव मेथड और ऑब्जेक्टिव मेथड हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि सारी चीज़ें हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ेंगे। और जो हमारा जो प्रोजेक्शन मेथड है ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सवाल पूछे जाते हैं कि प्रोजेक्शन मेथड से। तो सबसे ज़्यादा जो हमारा फोकस होगा वो हमारा होगा प्रोजेक्शन मेथड पे, लेकिन एक ओवरव्यू हम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव मेथड पे भी ले लेंगे। अब सब्जेक्टिव मेथड क्या होता है और ऑब्जेक्टिव मेथड क्या होता है। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव को समझने से पहले, इसके मेथड को समझने से पहले ये समझिए कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव इन शब्द का क्या मतलब होता है। अब जैसे आपने एग्जाम में कई बार सुना होगा कि एग्जाम ऑब्जेक्टिव होता है और एग्जाम सब्जेक्टिव होता है। तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है, ये जो एग्ज़ाम होता है फैक्ट पे बेस्ड होता है, ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड होता है, फैक्ट पे ज़्यादा बेस्ड ये एग्ज़ाम होता है ऑब्जेक्टिव वाला। और जो हमारा सब्जेक्टिव एग्जाम अभी हम सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव शब्द को समझ रहे हैं। उसके बाद सब्जेक्टिव मेथड और ऑब्जेक्टिव मेथड को पर्सनालिटी के पर्सपेक्टिव में समझेंगे। तो जो सब्जेक्टिव मेथड होता है उसमें एजम्पशंस पे बेस्ड होती है चीज़ें, ओपिनियन पे बेस्ड होती हैं चीज़ें, उसमें अपने इमोशंस को इन्फ्लुएंस किया जाता है, अपने पर्सनल थॉट्स को व्यक्त किया जाता है। तो ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव मेथड होता है। इसमें आप ओपिनियन अपना देते हैं और इसमें बेसिकली ये क्या होता है, पूरा फैक्ट पे बेस्ड होता है। जैसे 4 ऑप्शन दे दिएगा, अगर उसमें 4 ऑप्शन में आपको पता है तो आप एक टिक कर पाएंगे, लेकिन जो अब सब्जेक्टिव मेथड होता है उसमें लिखना होता है तो आप अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव टर्म को हमने समझा है। उसके बाद अब सब्जेक्टिव मेथड और ऑब्जेक्टिव मेथड को समझते हैं क्या होता है। जो सब्जेक्टिव मेथड होता है, सब्जेक्टिव मेथड में हम क्या करते हैं कि जिसका हम पर्सनालिटी टेस्ट कर रहे हैं उससे संबंधित जो सूचनाएं होती हैं, या तो हम उसी से पूछेंगे या तो उसके जो सगे संबंधी होते हैं उन सभी चीज़ों सबसे पता करके उसके बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन होती है उसको इकट्ठा करते हैं। उसके बाद हम एसेस करते हैं, उसके बाद हम इवेल्युएट करते हैं कि उसकी पर्सनालिटी कैसी होगी। तो इस सब्जेक्टिव मेथड में कई प्रकार होते हैं। इसमें एक है ऑब्जर्वेशन मेथड, एक है साक्षात्कार मेथड, आत्मकथा लेखन विधि और जीवन इतिहास विधि। तो सवाल कैसे पूछा जाता है इन सभी से। सवाल जैसे 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी आत्मनिष्ठ विधि है, निम्नलिखित में से कौन सी आत्मनिष्ठ विधि है। अब उसमें दे देगा कि अवलोकन विधि, प्रश्नावली विधि, निर्धारण मापनी विधि या समाजमिति विधि। तो हो सकता है 3 इसमें से दे दे और 1 इसमें से दे दे। तो हमें ये पता
रहना चाहिए कि सब्जेक्टिव मेथड की कैटेगरी में कौन कौन आता है। तो सब्जेक्टिव मेथड की कैटेगरी में एक आता है ऑब्जर्वेशन मेथड, एक आता है साक्षात्कार विधि, आत्मकथा लेखन विधि और जीवन इतिहास विधि। अब इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ेंगे, लेकिन एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि जैसे ऑब्जर्वेशन मेथड क्या होता है। ऑब्जर्वेशन मेथड का मतलब होता है कि अगर कोई बालक है तो वो किस प्रकार की एक्टिविटी कर रहा है उसको हम ऑब्जर्व करेंगे। उस ऑब्जर्व करने के बाद उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि उसकी पर्सनैलिटी किस टाइप की होगी। जैसे मान लेते हैं कि एक क्लास है, उस क्लास में हमने टेस्ट लिया। अब क्लास में टेस्ट लेने के बाद सभी बच्चों के अलग अलग मार्क्स आए। अब उन अलग अलग मार्क्स के आधार पर हम ऑब्जर्व करेंगे कि कौन सा बालक, कौन सा लड़का किस कैटेगरी का होगा। तो ये एक ऑब्जर्वेशन मेथड होती है पर्सनालिटी को टेस्ट करने की। उसके बाद दूसरा होता है साक्षात्कार विधि यानी इंटरव्यू मेथड। इंटरव्यू मेथड की आप जानते ही हैं कि एक जटिल प्रक्रिया होती है जिसमें क्या होता है, फेस टू फेस मौखिक रूप से सवालों को पूछा जाता है और उसका आंसर दिया जाता है। उसके बाद जो इंटरव्यूअर होते हैं, जो परीक्षणकर्ता होते हैं, वो परीक्षा देने वाले को जज करते हैं कि इसकी पर्सनालिटी कैसी होगी। उसके बाद एक आत्मकथा लेखन विधि होती है और जीवन इतिहास विधि होती है। इसमें क्या किया जाता है कि इसमें जो परीक्षणकर्ता होते हैं एक संदर्भ, कोई एक उसको कॉन्टेक्स्ट दे देंगे कि इस कॉन्टेक्स्ट पे आपको अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करना है, अपने लाइफ के बारे में चीज़ों को लिखना है। किसी भी मुद्दे पे वो एक आपको संदर्भ दे देंगे कि इसी पे आपको कुछ न कुछ लिखना है। तो कुछ न कुछ जो लिखने को दिया जाता है, उस लिखने के आधार पर जब हम लिखते हैं उसको, उसके आंसर को जब हम लिखते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई स्टेटमेंट ही दे दिया गया, तो उस स्टेटमेंट के आधार पर हम अपनी लाइफ के बारे में व्यक्त करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। तो जो हमने लिखा है उसके आधार पर जो हमारा परीक्षण करता होता है वो डिसाइड करता है कि हमारी पर्सनैलिटी कैसी होगी। तो आत्मकथा लेखन विधि और जीवन इतिहास विधि यही होती है। तो सब्जेक्टिव मेथड में ऑब्जर्वेशन मेथड, इंटरव्यू मेथड, आत्मकथा लेखन विधि और जीवन इतिहास विधि, ये सारी चीज़ें आती हैं। अब इसमें हमारा अगला मेथड है वो है वस्तुनिष्ठ विधि। ये ऑब्जेक्टिव मेथड। ऑब्जेक्टिव मेथड में ऑब्जेक्टिव मेथड में भी कई टाइप की चीज़ें आती हैं, जिसमें इसमें प्रश्नावली विधि आती है, निर्धारण मापनी विधि, स्थिति परक विधि और समाजमिति विधि। इस ऑब्जेक्टिव मेथड के माध्यम से भी हम व्यक्ति के व्यक्तित्व को जान पाते हैं कि उसकी रुचि अभिरुचि के बारे में, उसकी क्रियाशीलता के बारे में, उसको उसकी आदत, उसके लक्षण के बारे में, उसकी अन्य चारित्रिक जो विशेषताएं होती हैं उसके बारे में इस ऑब्जेक्टिव मेथड के माध्यम से जान पाते हैं। इस ऑब्जेक्टिव मेथड में जो पहला मेथड होता है वो प्रश्नावली विधि होती है। अब ये जो प्रश्नावली विधि होती है फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि यस या नो के रूप में आंसर देना होता है। जैसे कोई स्टेटमेंट पूछ दिया जाएगा, उसके बारे में आपको यस या नो के बारे में बताना है कि ये सही है कि गलत है। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, सिंगल करेक्ट टाइप का होता है। तो इसके आधार पर हम ये चेक करते हैं, ज़्यादातर ये फैक्चुअल नॉलेज को चेक करने के लिए ये ऑब्जेक्टिव मेथड का प्रयोग किया जाता है। तो प्रश्नावली विधि में यही हम चेक करते हैं कि कितना इन्फॉर्मेशन करेक्ट है। उसके आधार पर जैसे टिक करने वाले सवाल होते हैं, हाँ या नहीं में उत्तर देना है, तो इस आधार पर हम चेक करते हैं कि उसकी पर्सनालिटी कैसी होगी। उसके बाद एक मेथड इसी में होता है कि निर्धारण मापनी। निर्धारण मापनी का मतलब होता है रेटिंग स्केल। इसमें हम क्या करते हैं, कुछ स्टैंडर्ड तय करते हैं, कुछ मानक तय करते हैं। अगर उस मानक के आधार पर हमारे आंसर दिए गए हैं तो हम उसको सही मानेंगे, उसके आधार पर पर्सनालिटी को हम टेस्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए कि मैंने कोई क्वेश्चन दिया है, उस क्वेश्चन में हमने कोई मानक तैयार किया है कि अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, इस आंसर का ये क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि मैंने दिया कि गांधी जी पे निबंध लिखिए। अब गांधी जी पे निबंध लिखने के लिए दिया गया तो हमने एक मानक तैयार किया था कि गांधी जी के उस बारे में उसके कुछ थॉट्स होने चाहिए, उनके जन्म के बारे में, उनके स्ट्रगल के बारे में। ये कुछ हमने क्राइटेरिया तय किया था कि अगर जो जो स्टूडेंट्स इन क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा, जो जो अपने आंसर में इन चीज़ों को लिखेगा, तो उसके आधार पर उसको मार्क्स दिया जाएगा। उसके बाद उसकी पर्सनालिटी को टेस्ट किया जाएगा, जज किया जाएगा। तो हमने एक मापन तैयार कर दिया, एक स्टैंडर्ड तैयार किया है कि इतने के राउंड में अगर आपका है आंसर तो वो आपको अच्छा बनाएगा। तो इसके आधार पर, यानी कि रेटिंग स्केल में क्या होता है कि एक स्टैंडर्ड तय कर दिया जाता है, उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जज किया जाता है कि उसकी पर्सनालिटी कैसी होगी। उसके बाद एक होता है स्थिति परक विधि। स्थिति परक विधि में कि अलग अलग सिचुएशंस क्रिएट किए जाते हैं कि अगर ये परिस्थिति पैदा होती है तो इस परिस्थिति में उसका बिहेवियर कैसा होगा, इस परिस्थिति में उसका रिस्पॉन्स कैसा होगा। कि जैसे अगर मैं कहूँ कि मान लीजिए कि आपके सामने कोई टफ सिचुएशन दे दी गई, तो हो सकता है कि आपके सामने टफ सिचुएशन देने के बाद कुछ लोग उस स्थिति को संभाल ही ना पाएँ, उस स्थिति में अपने आप को
रोक ना पाएँ, बिखर जाएँ। तो इस तरह से क्या होता है कि अलग-अलग सिचुएशन दी जाती हैं, उन सिचुएशंस के आधार पर देखा जाता है कि आपका रिस्पॉन्स किस तरह का है। तो ये एक सिचुएशनल टेस्ट, स्थितिपरक विधि होती है पर्सनैलिटी को मापने की, जिसको ऑब्जेक्टिव मेथड में रखा जाता है। उसके बाद एक समाजमिति विधि होती है। समाजमिति विधि कुछ खास नहीं होती, इसमें जो समूह में सदस्य होते हैं एक दूसरे के प्रति उनके एक्सेप्टेंस को और उनकी जो अस्वीकार करने, रिजेक्शन को देखा जाता है। तो उनके वैयक्तिक संबंधों और व्यक्तित्व के जो गुण होते हैं उसका अध्ययन करके इस मेथड में पर्सनालिटी को जज किया जाता है। तो सवाल पूछा जाएगा कि वस्तुनिष्ठ विधि में कौन सी विधि आती है व्यक्तित्व के मापन में। तो प्रश्नावली विधि, निर्धारण मापनी, रेटिंग स्केल मेथड, सिचुएशनल टेस्ट, उसके बाद ये एक चौथा होता है समाज मिति विधि, जिसको हम कहते हैं कि सोशियोमेट्रिक मेथड। तो ये कुछ मेथड हो गए जो पर्सनालिटी को मेजर करने के लिए। ये हमारे लिए उतना काम का नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। अब जो हमारे लिए सवाल का मटेरियल है, हमारा उद्देश्य जो सवाल करना है, उस सवाल के मटेरियल में आता है एक प्रोजेक्शन मेथड, प्रोजेक्टिव मेथड। अब इसमें कौन कौन से मेथड होते हैं, उसके बारे में कौन कौन से मनोवैज्ञानिकों ने दिया था और क्या क्या प्रोसीजर होता है, उसके बारे में देखेंगे। अब ये जो प्रोजेक्शन मेथड होता है, बेसिकली ये होता क्या है। अब प्रोजेक्शन का जो मतलब होता है कि प्रोजेक्शन का मतलब होता है फ्रेंड्स प्रक्षेपण करना। जैसे क्या होता है कि मान लीजिए कि आप किसी सिनेमा हॉल में बैठे हैं। अब किसी सिनेमा हॉल में अगर बैठे हैं तो वहाँ पे चल रही है मूवी। अब मूवी को एक प्रोजेक्टर के माध्यम से प्रोजेक्ट किया जाता है। जब प्रोजेक्टर के माध्यम से उसको प्रोजेक्ट किया जाता है तो जो देखने वाले ऑडियंस होते हैं, दर्शक होते हैं, वे देखने के बाद अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपनी मनोवृत्तियों को, जो उसके अचेतन मन में रहता है। अब ये चेतन, अचेतन और अर्धचेतन मन क्या होता है, हमने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया है, तो उसको वहाँ से आप समझिए, देखिए। तो प्रोजेक्शन मेथड में क्या होता है कि मतलब कि जैसे एग्जांपल ये है कि अगर आप मूवी देखने गए, थिएटर में हैं, तो थिएटर में प्रोजेक्टर के माध्यम से फिल्म को प्रोजेक्ट किया जाता है। तो फिल्म में जो चीज़ें दिखाई देती हैं, उस दिखाने वाली चीज़ को, जो फिल्म होती है, उसका जो मोटो होता है, उसके आधार पर जो ऑडियंस होते हैं अपनी थॉट्स को, अपनी भावनाओं को, जो उसकी फीलिंग्स होती है, उसको व्यक्त करते हैं। उसके जो अचेतन मन में रहता है उसको, अपने संवेगों को व्यक्त करते रहते हैं। तो अपने संवेगों को व्यक्त करना जो हमें दिखाई दे रहा है चित्रों के माध्यम से, उसके आधार पर हम क्या करते हैं, पर्सनालिटी को मेजर करते हैं कि हमारी मनोदशा क्या है, हमारी मनोदशा किस प्रकार की है। इसके आधार पर हम एक मेथड तैयार किए हैं जिसका नाम है प्रोजेक्शन मेथड। इसको प्रोजेक्टिव मेथड भी कहा जाता है। अब इसमें कई मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग टेस्ट दिया है जिसको हम देखेंगे। अब उसमें इस कड़ी में हमारा पहला जो है वो है रोरसा मसीलक्ष परीक्षण, इंक ब्लॉट टेस्ट। रोरसा का इंक ब्लॉट टेस्ट, ये कई बार पूछा गया है सवाल, ये सवाल कई बार पूछा गया है। तो जो प्रोजेक्शन मेथड होता है उसका उद्देश्य क्या होता है। प्रोजेक्शन मेथड का उद्देश्य होता है कि व्यक्ति के सामने जो कुछ चीज़ें प्रस्तुत की जा रही हैं, उन प्रस्तुत करने वाली चीज़ों के आधार पर किसी कहानी की रचना करने के लिए उसको कहा जा सकता है, या फिर अपने संवेगों, अपनी मनोदशाओं को किस प्रकार से अभिव्यक्त करता है, इसके आधार पर हम उसकी पर्सनालिटी को जज करते हैं। तो इसमें कई मनोवैज्ञानिकों ने जो टेस्ट दिया है उसमें पहला है रोरसा का इंक ब्लॉट टेस्ट। अब इस पे सवाल किस तरह से पूछा जाता है। सवाल पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपी विधि के अंतर्गत आता है। व्यक्तित्व के मापन में प्रक्षेपी विधि में कौन कौन आएगा। अब उसमें 4 ऑप्शन दे देगा। अब आत्मनिष्ठ विधि का हो सकता है 2 दे दे, वस्तुनिष्ठ विधि का हो सकता है 2 दे दे, और एक हो सकता है प्रोजेक्शन मेथड का दे दे। तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सब्जेक्टिव मेथड की कैटेगरी में आता है, कौन ऑब्जेक्टिव मेथड की कैटेगरी में आता है, और कौन प्रोजेक्टिव मेथड की कैटेगरी में आता है। अब प्रोजेक्टिव मेथड की कैटेगरी में पहला एक हम ले लेते हैं रोरसा मसीलक्ष परीक्षण। इसमें रोरसा का इंक ब्लॉट टेस्ट भी इसको कहा जाता है। इसकी खोज किसने किया था। इसकी खोज हरमन रोसा नाम के एक जो स्विट्जरलैंड के साइंटिस्ट थे उन्होंने किया था। किसी बुक में आपको 1920 मिलेगा, किसी में 21 मिलेगा। तो इसमें दुविधा नहीं रखनी है। अगर 1920-21 अगर दिया है तो उसके जो क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिया रहेगा उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम एडजस्ट करेंगे कि कौन सा ऑप्शन दिया है। तो पूछा जाता है कि इंक ब्लॉट टेस्ट की खोज किसने की थी। इंक ब्लॉट टेस्ट की खोज यानी रोरसा मसीलक्ष में परीक्षण की खोज किसने की थी, तो हरमन रोरसा ने। और ये कहाँ के निवासी थे, ये स्विट्जरलैंड के निवासी थे। इन्होंने क्या किया था कि पर्सनालिटी के टेस्ट के लिए 10 कार्डों का प्रयोग किया था। अब किस तरह से ये टेस्ट किया जाता है वो हमारे काम का नहीं है। हम मनोवैज्ञानिक नहीं बनने जा रहे हैं कि हम ये चेक करेंगे कि किस तरह से पर्सनालिटी का टेस्ट किया जाता है। हमारे काम की जो चीज़ें हैं सिर्फ हम उतना पढ़ेंगे। हमारे काम का इसमें यह है कि इन्होंने किस तरह से किया था। जैसे अब
सवाल पूछा जाएगा कि खोज किसने किया था, तो हम बताएंगे सिंपल, हरमन रोसा ने किया था। कहाँ के थे ये, स्विट्जरलैंड के थे। अब पूछा जाएगा कि उन्होंने इंक ब्लॉट टेस्ट में कितने कार्डों का प्रयोग किया गया था, तो हम बताएंगे 10 कार्डों का प्रयोग किया गया था। तो हमारे जो परीक्षा का जो मटेरियल है हमारा, बस हम उतना ही देखेंगे। तो हरमन रोसा ने क्या किया कि 10 कार्डों का प्रयोग किया था पर्सनालिटी को टेस्ट करने के लिए। अब 10 कार्डों में 5 जो कार्ड थे काले और सफ़ेद थे, 2 कार्ड जो लाल स्याही वाले थे और 3 पेस्टल कलर के थे। तो बस इतना ही आपको इस टेस्ट में याद रखना है। खोज हरमन रोसा ने किया, 10 कार्डों का इन्होंने उपयोग किया था, जिसमें 5 काले और सफ़ेद थे, 2 लाल स्याही वाले थे और 3 पेस्टल कलर के थे। तो प्रोजेक्शन मेथड में जो पहला टेस्ट था ये इंक ब्लॉट टेस्ट हरमन रोसा का था। अब इसमें हमारा है सेकेंड वाला, जिसमें को हम कहते हैं कि सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट क्या होता है? सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट में क्या किया जाता है कि आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा, अब उस सेंटेंस में कुछ खाली स्थान छोड़ दिया जाएगा और वो सेंटेंस आपको भरना पड़ेगा। तो उसके आधार पर हम टेस्ट करते हैं कि उसकी पर्सनालिटी किस तरह से होगी। तो ये काफ़ी सिंपल होता है, जैसे एक स्टेटमेंट दे दिया गया, उसके बाद आगे फिल इन द ब्लैंक्स कर दिया गया, अब ये आपको फिल करना है सेंटेंस के अकॉर्डिंग। तो इसके आधार पर हम चेक करते हैं कि पर्सनालिटी कैसी होगी। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि खोज किसने की थी, रोहड़े और हाइड्रेथ ने। और भारत में माना जाता है कि विश्वनाथ मुखर्जी जो नाम के मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट या सीटी की खोज की थी, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। तो इसमें हम ज़्यादा जोर नहीं देंगे क्योंकि वे हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब सबसे ज़्यादा जो पर्सनालिटी के टेस्ट में इंपॉर्टेंट है वो है ये TAT, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट जो होता है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इस पे सवाल जो सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं इसी पे पूछे गए हैं। अब सवाल किस तरह से पूछा जाता है? सवाल पूछा जाता है कि TAT का संबंध किससे है। अब उसमें 4 ऑप्शन दे देगा, व्यक्तित्व से है या फिर संवेग से है। तो इस तरह से अलग अलग 4 ऑप्शन, अभिरुचि से, अभिक्षमता से, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड से है। तो इस तरह से देकर के सवाल पूछा जा सकता है कि जो TAT है, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट का संबंध किससे है। इस पर सवाल कई बार पूछा गया है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो TAT किसका संबंध किससे है? TAT का संबंध है पर्सनैलिटी के टेस्ट से। अब इसमें सवाल पूछा जाता है कि TAT की खोज किसने की थी। तो TAT यानी कि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण या थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट की खोज किसने की थी? CD मॉर्गन और HA मुर्रे नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसकी खोज करी थी। अभी हमने देखा पीछे कि इंक ब्लॉट जो टेस्ट था हमारा, उस इंक ब्लॉट टेस्ट में हम कितने कार्डों का प्रयोग करते हैं? तो इंक ब्लॉट टेस्ट में हम 10 कार्डों का प्रयोग करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से TAT जो होता है, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, मैं इसको बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको वीडियो देखते देखते ये सारी चीज़ें याद हो जाएँ, आपको पढ़ना न पड़े। सिर्फ और प्रीवियस ईयर के आप क्वेश्चन कर लीजिए और आपकी तैयारी पक्की हो जाएगी। तो इससे एक सवाल आना तय होता है कि TAT यानी कि जो पर्सनालिटी के टेस्ट होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है TAT। इससे काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। तो इसमें कितने कार्डों का प्रयोग किया जाता है? इसमें 31 कार्डों का प्रयोग किया जाता है। उस 31 कार्ड में 30 अस्पष्ट काले और सफ़ेद कार्ड होते हैं और एक खाली और सादा होता है। अब सवाल कैसे पूछा जाएगा? सवाल पूछा जाएगा TAT किसके द्वारा बनाया गया था। तो TAT किसके द्वारा बनाया गया था? CD मॉर्गन और HA मुर्रे के द्वारा TAT बनाया गया था। पूछा जाएगा कि कभी कभी TAT के नाम से हटा करके प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण के नाम से पूछ लिया जाएगा कि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का विकास किसने किया था। तो किसी भी प्रकार से पूछे तो हमारा आंसर आ जाना चाहिए क्योंकि हमने सारी चीज़ों को पढ़ लिया है। TAT पूछेगा तब भी आंसर यही होगा, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण पूछेगा तब भी आंसर यही होगा, थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट पूछेगा तब भी हमारा आंसर यही होगा। और सवाल पूछा जाता है कि TAT में कितने कार्डों का प्रयोग किया जाता है। तो TAT में कितने कार्डों का प्रयोग किया जाता है? 31 कार्डों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें से 30 काले और सफ़ेद होते हैं और एक जो होता है वो सादा होता है। पूछा जा सकता है कि TAT जो होता है व्यक्तित्व मापन का, जो TAT परीक्षण होता है किस प्रकार का परीक्षण होता है? सब्जेक्टिव मेथड होता है, ऑब्जेक्टिव मेथड होता है, कि प्रोजेक्शन मेथड होता है, कि कुछ नहीं होता है। तो किस तरह का मेथड होता है? तो ये प्रोजेक्शन मेथड होता है। तो इससे जितने भी संभव सवाल हो सकते हैं उन सारे सवालों को हम लोग इसमें कर लेंगे, जिससे कि हमारा क्वेश्चन छूटने ना पाए। अब लास्ट में एक होता है कि इस पे थोड़ा कभी कभी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के लिए पूछ लिया जाता है कि 16 PF यानी कि 16 PF 16 पर्सनालिटी फैक्टर
टेस्ट क्या होता है। तो ये क्या होता है इसके बारे में उतना हमें जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इतना जान लेना है कि 16 पर्सनैलिटी जो फैक्टर 16 PF होता है, इसकी खोज किसने की थी? RB कैटल नाम के साइंटिस्ट ने करी थी। ठीक उसी प्रकार से हम देख लेंगे कि मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची जो है ये किससे संबंधित है? ये भी व्यक्तित्व के परीक्षण से, पर्सनालिटी के टेस्ट से संबंधित है, जिसका निर्माण किसने किया था? हाथवे और मैकिनले ने। तो जितनी भी चीज़ें हमारे काम की थी, जो सवाल पूछा जा सकता है या जिससे सवाल पूछे गए हैं, उन सारी चीज़ों को हमने देख लिया है। एक और होता है, जैसे कि एक कभी कभी पूछ लिया जाता है कि रोजेनविग का जो परीक्षण होता है, रोजेनविग, एक रोजेनविग नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने रोजेनविग का चित्रगत कुंठा अध्ययन, रोजेनविग का चित्रगत कुंठा परीक्षण। तो रोजेनविग का जो चित्रगत कुंठा परीक्षण होता है वो किससे संबंधित होता है? ये भी पर्सनालिटी के टेस्ट से संबंधित होता है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रख लेना है। तो हमने पर्सनालिटी के जितने भी पहलू हो सकते थे उन सारे पहलुओं को बहुत बारीकी से और बहुत अच्छे से कवर किया है। अब आपका काम होगा कि आप प्रीवियस ईयर का पेपर लीजिए, उस प्रीवियस ईयर के पेपर को उठाने के बाद आपको पता चलेगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। हालांकि ज़्यादातर जो सवाल पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, यानी कि पर्सनालिटी का जो टेस्ट वाला टॉपिक होता है, इससे जो ज़्यादातर सवाल पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं यूपी टेट वाले जैसे एग्जामों में। सीटेट में इससे कम सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि ये फैक्चुअल बेस्ड सवाल पूछे जाते हैं, इससे ज़्यादा इसमें कंसेप्ट कुछ है नहीं। तो कंसेप्चुअल जो सवाल पूछे जाते हैं वो सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और ये वाला जो हमारा पूरा टॉपिक है, ये यूपी टेट और सुपर टेट वाले जो लोग हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो उन लोगों को ध्यान से देखना है, और हो सकता है कि कभी सीटेट में भी पूछ ले जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पे सवाल बनाएंगे, तो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो आपको फैक्चुअल और कंसेप्चुअल दोनों चीज़ों को साथ में लेके चलना पड़ेगा, ताकि अगर किसी भी तरह का, हो सकता है कि कभी एग्जाम का पैटर्न चेंज हो और फैक्चुअल ज़्यादा आ जाए, हो सकता है कि यूपी टेट में कभी कंसेप्चुअल ज़्यादा आ जाए, तो कुछ भी एग्जाम में हो सकता है। अनसर्टेनिटी ज़्यादा रहती है, कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है। तो इसलिए हर संभव परिस्थिति से निपटने के लिए हम अपने आप को तैयार करेंगे, ताकि परीक्षा में हमें ये कहीं से कहाँ तक सोचना न पड़े कि हमने ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा। हमारा अल्टीमेटली एम होना चाहिए कि जो एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाएंगे वो हमारे सॉल्व हो जाएं। तो फ्रेंड्स, हमने जो पर्सनालिटी का जो चैप्टर था उसको बहुत अच्छे से कवर किया है। जितना भी 3 वीडियो आया है उन तीनों वीडियो को देखिए, आपके सारे जो कंसेप्ट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। तो आगे अब हमारा एक और अगला नया टॉपिक आएगा, उसके बाद हम नए चैप्टर की स्टार्ट करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगता है। तो शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करिए और पढ़ते रहिए, और अपनी तैयारी को और अच्छे से आप मजबूत करिए, ताकि परीक्षा में आपको कोई परेशानी न हो। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। धन्यवाद।